नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे 19th सेंचुरी के मास्टरपीस की बात करने वाले हैं जिसने लिटरली भविष्य को पहले ही देख लिया था। तैयार हो जाइए इतिहास के पन्नों में दर्ज एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हम देखेंगे कि कैसे महज एक विचार पूरी दुनिया की शक्ल बदल सकता है। जरा सोच कर देखिए, क्या ये मुमकिन है कि 1848 में बनी कोई एक पेंटिंग हमारे आज के मॉडर्न पॉलिटिकल मैप की पूरी भविष्यवाणी कर दे? सुनने में जादू लगता है ना? लेकिन ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक ऐसी अद्भुत दूरदृष्टि थी जिसने आने वाले कल के लोकतांत्रिक देशों की पूरी नींव को कैनवस पर उतार दिया था। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, सौर्यों का सपनों का संसार। देखते हैं उस आर्टिस्ट के दिमाग में चल क्या रहा था। इस पूरी दूरदृष्टि के पीछे जिस शख्स का दिमाग था, वो थे फ्रेडरिक सौर्यू। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 1848 में एक बेहद बोल्ड कदम उठाया। उन्होंने 4 पेंटिंग्स की एक शानदार सीरीज बनाई। इन पेंटिंग्स में उन्होंने दुनिया को लेकर अपना एक खास विजन दुनिया के सामने रखा, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों का सपना, यानी एक ऐसा वर्ल्ड जो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हो और सोशल रिपब्लिक्स पर बेस्ड हो। अब इस पहली पेंटिंग को समझना बहुत जरूरी है। इसमें ना यूरोप और अमेरिका के लोगों का एक विशाल, बिल्कुल अंतहीन सा जुलूस है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें हर उम्र और हर क्लास के लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर रहे हैं। ये सभी स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजरते हुए उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और हाँ, ये कोई रैंडम भीड़ नहीं है, बल्कि ये लोग बाकायदा अलग अलग देशों के रूप में अपने अपने झंडों और अपनी खास ड्रेसेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे विजन को समझने के लिए हमें एक वर्ड का मतलब जानना होगा, कल्पनादर्श या यूटोपियन। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा आइडल समाज, एक ऐसा परफेक्ट वर्ल्ड जिसका असल जिंदगी में होना लगभग नामुमकिन है। तो सौर्यू उस वक्त एक ऐसे ही परफेक्ट वर्ल्ड का सपना देख रहे थे जो तब तक दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता था। अब इस स्टैचू के बारे में जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो ये कि यहाँ आज़ादी को एक फीमेल फिगर यानी एक नारी के रूप में दिखाया गया है, और उनके हाथों में मौजूद चीज़ें बहुत खास हैं। एक हाथ में है ज्ञानोदय या एनलाइटनमेंट की मशाल, जो इग्नोरेंस के अंधेरे को मिटाने का सिंबल है, और दूसरे हाथ में है मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, जो हर नागरिक की आज़ादी की गारंटी देता है। लेकिन एक सवाल उठता है, ये सभी लोग मार्च आखिर क्यों कर रहे हैं? ये लड़ किसके खिलाफ रहे हैं? यहीं पर एंट्री होती है निरंकुशवाद या एब्सोल्यूटिज्म की। ये एक ऐसा सिस्टम है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड, मिलिट्री पावर से लेस और बेहद क्रूर राजशाही। यही वो अंधेरा था जिसे मिटाने के लिए वो जुलूस आगे बढ़ रहा था। अगर हम इस पेंटिंग के निचले हिस्से पर गौर करें तो जमीन पर उन निरंकुश राजाओं, तानाशाहों और उनकी सत्ता के मुकुट और अवशेष बिल्कुल चकनाचूर हुए पड़े हैं। ये दमनकारी शासन के पूरी तरीके से खत्म होने का एक बहुत ही पावरफुल और क्लियर सिंबल है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, ऐतिहासिक जुलूस और राष्ट्र। अब हम सिर्फ सिंबल्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों पर फोकस करेंगे जो एक्चुअल में इस पेंटिंग में मार्च कर रहे हैं। अगर हम इस मार्च की सीक्वेंस को देखें तो ये 1848 की असली दुनिया के पॉलिटिकल स्टेटस को बिल्कुल एक्यूरेटली दिखाता है। देखिए, सबसे आगे अमेरिका और स्विट्जरलैंड हैं, जो उस समय तक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन चुके थे। उनके ठीक पीछे है फ्रांस, जो अपने क्रांतिकारी तिरंगे के साथ अभी अभी प्रतिमा के पास पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी है, और फिर ऑस्ट्रिया, पोलैंड और रूस जैसे देश हैं जो बस लाइन में लगकर अपनी आज़ादी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ जर्मनी के झंडे वाली बात बहुत ही कमाल की है। जर्मन लोग ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का झंडा पकड़े हुए हैं। लेकिन फन फैक्ट ये है कि 1848 में जर्मनी असल में कोई एक देश था ही नहीं, वो तो कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो ये झंडा बस उनकी एक उम्मीद का सिंबल था कि एक दिन वो भी एक यूनाइटेड देश बनेंगे। अब जरा सबसे ऊपर देखिए, आसमान से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस पूरे सीन को देख रहे हैं। आर्टिस्ट ने इनका इस्तेमाल सिर्फ रिलीजन दिखाने के लिए नहीं किया है, बल्कि दुनिया के सभी देशों के बीच एक ग्लोबल फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे के दैवीय आशीर्वाद को दिखाने के लिए किया है। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद। देखते हैं कि ये सब एक पेंटिंग की कल्पना से निकलकर 19वीं सदी के असली ऐतिहासिक भूकंप में कैसे बदल गया। तो हुआ ये कि 19वीं सदी में राष्ट्रवाद एक ऐसी पावरफुल आंधी बनकर आया जिसने यूरोप के पूरे पॉलिटिकल और मेंटल मैप को हिलाकर रख दिया।
बड़े बड़े राजाओं के जो मल्टीनेशनल एम्पायर्स थे ना, जैसे हैब्सबर्ग और ऑटोमन, जहां अलग अलग कल्चर्स के लोग बस एक राजा के अंडर रहते थे, वो सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए और उनकी राख से जन्म हुआ हमारे आज के मॉडर्न डेमोक्रेटिक राष्ट्र राज्यों का। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, आधुनिक राज्य बनाम राष्ट्र राज्य। सच बताऊं तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यही है। यहां थोड़ा रुक कर इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक आधुनिक राज्य या मॉडर्न स्टेट में बस एक बाउंड्री होती है और एक पावरफुल गवर्नमेंट होती है। वहां लोगों के बीच किसी कल्चरल कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट में रूलर्स और पब्लिक के बीच एक बहुत ही डीप कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक शेयर्ड हिस्ट्री और कॉमन हेरिटेज की फीलिंग होती है। ये सिर्फ मैप पर लाइनें खींचने की बात नहीं है, ये दिलों को जोड़ने की बात है। और जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है ना, वो ये है कि ये शेयर्ड आइडेंटिटी कोई नेचुरल चीज़ नहीं थी जो बस अपने आप बन गई। बिल्कुल नहीं। इसे अचीव करने के लिए आम लोगों ने और लीडर्स ने मिलकर बहुत लंबा स्ट्रगल किया, रेवोल्यूशंस किए, अनगिनत कुर्बानियां दी। एक नेशन स्टेट रातों रात नहीं बनता, इसे बनने में सदियां लग जाती हैं। चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, महत्वपूर्ण शब्दावली और निष्कर्ष। अब हम अपनी इस ऐतिहासिक जर्नी को समेटते हुए कोर कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं। सॉर्यू के उस विजन और इन नेशन स्टेट्स को बनाने का अल्टीमेट गोल एक ही था, डेमोक्रेटिक इक्वालिटी या जनतांत्रिक समानता। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से पब्लिक के पार्टिसिपेशन, बेसिक इक्वालिटी और सच्ची आज़ादी पर टिका हो। वही उस लंबी कतार का फाइनल डेस्टिनेशन था। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले मैं आपके लिए एक थॉट छोड़कर जाना चाहता हूं। याद है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथों में क्या था? एक हाथ में एनलाइटनमेंट की मशाल और दूसरे में राइट्स का चार्टर। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे लिए इन दोनों का एक्चुअल मतलब क्या है? क्या हम सच में उस रोशनी और उन अधिकारों की हिफाजत कर पा रहे हैं? सोचने वाली बात है ना? इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यही खत्म होता है।